घर मातोश्री में यूबीटी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में गुस्साए कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ संजय राउत पर हमला किया बल्कि धकियाते हुए एक कमरे में ले गए और उन्हें वहां बंद कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर के पर्सनल ब्लॉग में यह दावा किया गया है कि इस नोकझोंक के दौरान उद्धव ठाकरे मौजूद थे, मगर वो पूरे घटनाक्रम के दौरान खामोश रहे। बाद में कई मीडिया रिपोर्ट में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। भाऊ तोरसेकर के इस दावे की पुष्टि इंडिया डेली तो नहीं करता है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि भाऊ तोरसेकर के दावे और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद शिवसेना यूबीटी के लोगों से हमारे स्टेट हेड ने बातचीत की। आपको ये बताएंगे कि यूबीटी का इस मामले पर क्या कहना है, लेकिन पहले वो दावा सुनिए जो संजय राउत को लेकर भाऊ तोरसेकर ने किया है। सुना है, कुछ रिपोर्टर भी बोल रहे हैं कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर जो मुंबई के कार्यकर्ताओं को जब अपना बड़बोनापन फिर से संजय राउत ने शुरू कर दिया तो इतने लोग गुस्सा हो गए, जमा हुए वहां थे वो, क्यों बोले आप चुप करो, आप नहीं तो पार्टी डुबाइए। और जब संजय राउत फिर से अपनी ही बात आगे रखने लगे तो कुछ लोगों ने उनको उठाकर मातोश्री की किसी रूम में बंद कर दिया और उद्धव ठाकरे ने उनको रोका भी नहीं। दरअसल महाराष्ट्र के सियासी हलकों में यह माना जाता है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच डील कराने में संजय राउत की बड़ी भूमिका थी, और यह भी कहा जाता है कि इस बात को लेकर संजय राउत से कई शिव सैनिक नाराज माने जाते हैं। हालांकि इस मामले पर शिवसेना यूबीटी ने हमारे स्टेट हेड से क्या कहा, जानने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक शर्मा का रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहला सवाल, आपकी शिवसेना यूबीटी से बातचीत हुई होगी, क्या कहना उनका इस दावे पर? और देखिए, बिल्कुल शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है, उनके जो खासम खास है, उद्धव ठाकरे के सबसे खासम खास, उनसे हमने अधिकारियों से जानना चाह रहे थे आज पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है। उनका साफ साफ कहना था कि देखिए, मातोश्री में ऐसा कभी भी कोई घटना नहीं हुई है और ना ही पूर्व में कभी हुआ है, ना आगे कभी होगा। मातोश्री में ऐसी कभी भी किसी नेताओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता है। साफ साफ तौर पर इंकार किया गया कि इस तरीके से जो भी खबरें चलाई जा रही हैं वह सरासर गलत खबर है, फर्जी खबर है, इसमें कहीं पर भी कोई तथ्य नहीं है। और उनका साफ साफ कहना था, कहीं न कहीं किसी एक इशारा उन्होंने किया किसी पार्टी द्वारा हो सकता है कि जानबूझकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को बदनाम करने का, या फिर जो लोग भी संजय राउत को पसंद नहीं करते हैं वो संजय राउत के नाम पर कहीं न कहीं एक राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से बात साफ तौर पर उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना उनकी तरफ से कहा गया है और यह एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। लेकिन देखिए, ये बात भी साफ है, देखिए बात पे जोड़ के बताऊं आपको विवेक, कि कुछ नेता ऐसे बिल्कुल हैं, महाराष्ट्र की बात करें या फिर अन्य जगहों की, जहां पर जब चुनाव हार जाते हैं जरूर कहीं कहीं अपना गुस्सा अपने नेताओं पर उतारते हैं। नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे नेता है महाराष्ट्र के ही हैं जो अपने नेताओं को, बल्कि वो महापौर रहे हो या फिर वह नेता रहे हो, एमएलए रहे हो, वह जरूर अपने रूम में बुलाकर, अपने ऑफिस से बुलाकर बाकायदा उनकी जरूर पिटाई करते हैं। यह बात भी लगातार कई बात सामने सूत्रों द्वारा आई है, हालांकि कोई खुलकर सामने नहीं बताता है, लेकिन यह बात है। लेकिन हाँ, शिवसेना के मामले में यह पहली बार बात सामने आई कि उद्धव ठाकरे गुट द्वारा किसी को मातोश्री में उद्धव कुछ नहीं बोल रहे, इसमें संजय राउत कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, संजय राउत की तरफ से देखिए बयान जो बता दो आपको आया भी, संजय राउत ने साफ साफ इनकार भी किया कि ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ है। संजय राउत की तरफ से इनकार किया गया है। और जैसा मैंने बताया आपको कि उद्धव ठाकरे की जो छाप जो पूरी तरीके से काम देखते हैं और उन्होंने साफ साफ इनकार किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, यानी ऑफिशियल तौर पर भी शिवसेना की तरफ से इनकार किया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से। लेकिन अब चूंकि जो खबरें आई है एक जो पत्रकार, पूर्व पत्रकार, सीनियर पत्रकार, उनके तरफ से जब हमने उनसे भी जानना चाहा, बता दो आपको, तो उन्होंने भी साफ साफ कहा कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं था। मैं सीताराम केसरी की बात कर रहा था, ना कि संजय राउत की। लेकिन क्या ये बात सही है कि संजय राउत से शिवसेना का काडर नाराज है, चाहे वो कांग्रेस से डील कराने की बात हो, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन की बात हो, दोनों पार्टियों की सरकार बनाने की बात हो, क्योंकि कांग्रेस के विचारधारा को कभी शिवसेना ने अपनाया नहीं? देखिए, ये बात तो साफ है। देखिए, ये बात एक अलग अगर हम कर दें कि मार पिटाई की बात अगर अलग कर दें, तो बात तो साफ है कि शिवसेना के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत, उनसे बिल्कुल नाराजगी अंदरूनी शिवसेना में भी, यानी उनकी पार्टी में भी है और खासतौर से महाविकास आघाड़ी में है। कुछ नेता जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं और आपको ये बात तो साफ है कि हर कोई नेता जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर जो एकनाथ शिंदे के साथ गया हुआ है, वह खुले तौर पर साफ साफ विरोध करता है उनका कि इसका कोई जड़ अगर है तो संजय राउत है, संजय राउत की वजह से ही शिवसेना टूटी है। तो बात साफ है कि संजय राउत को बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, बात साफ है। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और हमसे जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत भी दर्शकों का गजब की है।
राजनीतिक विश्लेषकों के प्रेडिक्शन इस प्रदेश ने कई मौके पर गलत साबित किए। पहले शिवसेना उद्धव गुट के अखबार सामना ने सीएम फडणवीस की जमकर तारीफ की, तो अब एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी तारीफों की झड़ी लगा दी और इससे महाराष्ट्र में सियासी हलचल मची हुई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि फडणवीस मिशन मोड में काम कर रहे हैं। राजनीति में हर बयान के अपने मायने होते हैं और हर बयान के मतलब भी निकाले जाते हैं। कि आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है। तो सिर्फ मिशन मोड में देवेंद्र जी ही काम कर रहे हैं सरकार में, ऐसा तो दिख रहा है सब जगह। टीवी भी कई देखो सिर्फ देवेंद्र जी दिखते हैं। अच्छी बात है, कोई जिम्मेदारी ली है उन्हें, हमारी तो शुभकामनाएं उनको। तो आखिर मतलब क्या है? एक तरफ देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के काम पर सवाल उठा रहे हैं, यानी कि एक पूर्व के फैसले पर जांच बिठा रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रिया सुले तारीफ कर रही हैं, सामना में तारीफ लिखी जा रही है। तो क्या बदले बदले से सरकार नजर आते हैं? सामना में कहा गया है कि फडणवीस अच्छा काम कर रहे हैं। गढ़चिरौली का जिक्र करते हुए सामना में लिखा गया, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नए साल में नए काम की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने गढ़चिरौली जिले को चुना। जब मंत्रिमंडल के कई मंत्री मलाईदार महकमों और विशेष जिले के ही पालक मंत्री पद के लिए अड़े बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री फडणवीस गढ़चिरौली पहुंचे और उन्होंने नक्सल प्रभावित जिले में विकास के एक नए पर्व की शुरुआत की। सामने में आगे लिखा गया कि जब पूरा देश नए साल के स्वागत और जश्न में मगन था, तब मुख्यमंत्री फडणवीस ने नए साल का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। सिर्फ बिताया ही नहीं, बल्कि कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन भी किया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी ने सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ को उद्धव गुट की सियासी मजबूरी बताया है। तो सीएम फडणवीस ने ध्यान देते हुए कहा कि अच्छा है कि मेरे काम की तारीफ हो रही है। तुमचं अभिनंदन, सामना अभिनंदन झाले आज गडचिरोली बाबत, अभिनंदन केले सामनाने तुमचं। चांगला आहे, धन्यवाद साहेब तुमचं अभिनंदन, सामना अभिनंदन झाले आज गडचिरोली बाबत, अभिनंदन केले सामनाने तुमचं। चांगला आहे, धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उद्धव ठाकरे गुट के अखबार सामना में फडणवीस की तारीफ के पीछे कई सियासी कारण हो सकते हैं। महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन, नगर निगम और स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव पास है। शिवसेना बीजेपी के बीच संबंध सुधरने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, यानी कि शिवसेना उद्धव गुट। सवाल यह उठता है कि क्या यह महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े बदलाव के संकेत है या सिर्फ उद्धव ठाकरे की एक रणनीतिक चाल है? आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का प्रदेश की सियासत पर असर क्या पड़ता है, या सियासी असर का ही नतीजा है कि इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन सियासी सरगर्मी सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने है, कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए, जिसके बाद प्रचार अभियान जोरों पर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार हुंकार भरी और आम आदमी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। इसके बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 4,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। दिल्ली सरकार को आपदा बताते हुए नारा दिया कि आपदा को हटाना है और बीजेपी को लाना है। साल 2025 दिल्ली में सुशासन की नई धारा तय करेगा। ये साल राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, मेरे लिए दिल्लीवासी प्रथम, इस भाव को सशक्त करेगा। ये साल दिल्ली में राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण की नई राजनीति का शुभारंभ करेगा और इसलिए आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। पीएम की तरफ से वार हुआ तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार भी हुआ। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपदा तो बीजेपी में आई है, बीजेपी के पास ना तो सीएम फेस है और ना ही एजेंडा। केजरीवाल ने कहा कि अपने 43 मिनट के भाषण में पीएम कोई काम नहीं गिनवा पाए, जबकि आम आदमी पार्टी अपने काम के बिना पर ही वोट मांग रही है और घंटों तक बिना रुके काम गिना सकती है। मंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है, कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा
भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। मोदी वर्सेस केजरीवाल की इस लड़ाई के बीच कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से मैदान में उतारा गया है। अब तक कांग्रेस ने अपने 48 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे पहले नतीजे आ जाने चाहिए। जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। फिलहाल विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी। बीजेपी को 8 सीट तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खोल पाया था। अब आइए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर जहरीले